मैं मुकेश कुमार पाठक, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज अपन 12वीं कक्षा का वैश्वीकरण नामक पाठ पढ़ेंगे। अपन ने कक्षा 10वीं में पहले भी वैश्वीकरण के बारे में पढ़ा है। जब विश्व का एकीकरण होता है उसे अपन वैश्वीकरण कहते हैं। एकीकरण किस प्रकार होता है? एकीकरण करने के लिए जब अपन व्यापार करेंगे तो बाहर के लोग अपने आएंगे, अपन बाहर जाएंगे। एक जो है वैश्विक ग्राम का निर्माण हो जाएगा, है ना, जिसमें व्यापार हो, बाधा रहित व्यापार, जिसमें बाधा ना हो, या कम से कम टैक्स कर जो कर लगाते हैं कम से कम कर हो, ऐसे उसको वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण जो है एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। वैश्वीकरण का अपन परिभाषा पढ़ेंगे, इतिहास पढ़ेंगे, उद्देश्य पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे, कारण पढ़ेंगे, आयाम पढ़ेंगे, आवश्यकता पढ़ेंगे। वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव के बारे में अपन पढ़ाई करेंगे। इसलिए ये चार्ट बनाया है कि अपन को ये चीज पढ़ना है। अब एक एक चीज के बारे में अपन ध्यान देंगे। वैश्वीकरण का अर्थ, वैश्वीकरण दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द का नाम है विश्व धन एकीकरण, अर्थात जब प्रत्येक देश अपने देश की सीमा को दूसरे देश के लिए व्यक्ति, पूंजी, ज्ञान और तकनीकों का स्वतंत्र रूप से आदान प्रदान वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण का प्रवाह यानी फ्लो के रूप में देखते हैं। वैश्वीकरण एक बहुआयामी प्रक्रिया है। विश्व के एक हिस्से के विचारों का दूसरे हिस्से तक पहुंचना, पूंजी का एक से अधिक जगह पर जाना, वस्तुओं कई देशों में पहुंचना और उनका व्यापार, बेहतर आजीविका की तलाश में दुनिया के विभिन्न हिस्सों में लोगों की आवाजाही, ये वैश्वीकरण के बारे में बताए। अब अगला है वैश्वीकरण का इतिहास। वैश्वीकरण कोई नई प्रक्रिया नहीं है, यह तो सिंधु घाटी की सभ्यता से ही चली आ रही है। जब सिंधु घाटी की सभ्यता का व्यापार मेसोपोटामिया से होता था, तब भी व्यक्ति वस्तु पूंजी का स्वतंत्र आदान प्रदान होता था, पर बदलते समय के साथ इसके दायरों में बदलाव आया और 1990 के दशक में पूरे विश्व में फैल गया। भारत WTO का प्रारंभिक सदस्य है। 1992 में ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण को लागू किया था। उस समय धीरे धीरे सुधार हुआ था, उसका फायदा अपन आज उठा रहे हैं। वैश्वीकरण के उद्देश्य आर्थिक समानता, दूसरा है विकास की साझेदारी, तीसरा है गरीबी उन्मूलन, अगला है उदारीकरण, सरकारी नियंत्रण की सीमितता। प्यारे बच्चों, आपने कॉपी और पेन में इसको नोट करते जाना है, जिससे कि आपको आगे पढ़ाई में सुविधा प्राप्त हो। मैं इसलिए धीरे बोल रहा हूं कि आपको समझ में आए, आप लिख सकें। आर्थिक समानता, जब देश में ग्लोबलाइजेशन होगा वैश्वीकरण के, तो आर्थिक उन्नति होगी, तो आर्थिक समानता आएगी, गरीबी और अमीरों के बीच का गैप कम होगा। विकास की साझेदारी, जब अपने पास पैसा होगा तो अपन धंधा करेंगे, विकास में अपन भारत के विकास में, देश के विकास में योगदान देंगे। गरीबी उन्मूलन, जब फैक्ट्रियां खुलेंगी, रोजगार उपलब्ध होगा तो सभी काम होंगे। रोजगार से पैसा आएगा, पैसे से आर्थिक स्थिति ठीक होगी, अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, अच्छा सामान ले सकते हैं, गाड़ियों पे जा सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, मोबाइल खरीद सकते हैं। उदारीकरण, सरकारी नीतियों में सुधार करना। उदारीकरण कहलाता है कि तकलीफ कहां आ रही है, उस तकलीफ को दूर करना, कानूनों को ऐसा बनाना जिससे जनता को, व्यापार को ज्यादा से ज्यादा लाभ हो। सरकारी नियंत्रण की सीमितता, सरकारी नियंत्रण की सीमितता का मतलब है जब अपन एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते हैं, आयात और निर्यात, उसमें शुल्क लगता है, आयात शुल्क, निर्यात, तो उसको कम कर देना, जिससे कि बाजार स्थिर रहे, जनता को फायदा हो। जब सब
पैसा टैक्स का कम लगेगा तो वस्तु जो है सस्ती मिलेगी, आप उसे आसानी से खरीद सकते हैं। अगर उसके ऊपर टैक्स ज्यादा आरोपित कर दिया जाएगा तो वस्तु जो है महंगी हो जाएगी, महंगी वस्तु खरीदने में तकलीफ होगी, कम बिकेगी। सस्ती वस्तु होगी, अच्छी वस्तु होगी, ज्यादा खरीदी जाएगी। ठीक है। वैश्वीकरण की विशेषताएं, सहयोग पे आधारित। वैश्वीकरण सहयोग पे आधारित है। जब आपस में सहयोग, दो देश आपस में सहयोग करेंगे तो ही तो वैश्वीकरण सामान आवागमन होगा। अगर दो देश आपस में सहयोग नहीं करेंगे तो फिर वैश्वीकरण का मतलब क्या रहेगा? विकसित देशों का नियंत्रण। वैश्वीकरण की प्रक्रिया पर जो पूंजीपति देश है, जो विकसित देश है, जैसे अमेरिका, जापान, चीन, ऐसे देशों का नियंत्रण है। इनके पास बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनको अपन बोलते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। किसी एक देश में ये उत्पादित होती हैं और अनेक देशों में अपने सामान को बेचती हैं। इनका सामान बड़े, जैसे कोका कोला, माइक्रोमैक्स का फोन है ना, इलेक्ट्रॉनिक का सामान चाइना कितने मोबाइल भेजता है, ये सब वैश्वीकरण। इसके बाद है मानवता। वैश्वीकरण में मानवता का भी ख्याल रखा जाता है। उसमें श्रम के घंटों के हिसाब से 8 घंटे से ज्यादा काम नहीं किया जाता। वस्तु, पूंजी, श्रम और विचारों की गतिशीलता एवं मुक्त प्रवाह, वस्तुओं का आना जाना एक जगह से दूसरी जगह, एक देश से दूसरे देश में। पूंजी मतलब पैसा, धन का एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। श्रम का मतलब होता है मजदूरी, जो टेक्निकल मजदूरी हो या श्रम का मजदूरी, ऐसे लोग एक जगह से दूसरी जगह काम करते हैं। विचारों, एक विचार, एक सिद्धांत एक जगह से दूसरी जगह। गतिशीलता, मुक्त प्रवाह, इसमें कोई रोक टोक नहीं हो, है ना। अगला देखें, पूंजीवादी व्यवस्था, खुलेपन एवं विश्व व्यापार में वृद्धि। पूंजीवादी व्यवस्था जिसमें मतलब एक ही आदमी के पास पैसा हो, जो इसे बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। अमेरिका जो है पूंजीवादी देश है। खुले एवं विश्व व्यापार में वृद्धि, व्यापार जब अपन करेंगे वैश्वीकरण से खुलापन आएगा, जब खुलापन आएगा तो व्यापार में वृद्धि होगी। देश के बीच आपसी जुड़ाव एवं निर्भरता, देश में आपस में जब व्यापार होगा तो दोनों देशों के संबंध भी मधुर होंगे, आपस में जुड़ा होगा और एक दूसरे के ऊपर निर्भरता बढ़ जाएगी। कुछ सामान हम उत्पादित करते हैं, कुछ सामान वो उत्पादित करते, तो हमारे सामान की खपत वहां होगी, उनके सामान की खपत यहां होगी, इसलिए निर्भरता बढ़ जाएगी। विभिन्न आर्थिक घटनाएं जैसे मंदी और तेजी, कभी कभी किसी सामान में जब व्यापार होता है एकदम शेयर बढ़ता है तो उसे बोलते हैं तेजी, और जब घटता है उसे बोलते हैं मंदी। महामारी जिससे इस समय कोविड-19 जो चल रहा है इसे बोलते हैं महामारी, पूरे संसार में चल रही है। पर्यावरणीय समस्या है, अपन ज्यादा जमीन में से अधिक मिनरल निकालेंगे, ज्यादा कारखाने चलेंगे तो पर्यावरण प्रदूषित ज्यादा हो जाएगा, इनको बोलते हैं पर्यावरणीय समस्या। जैसे भोपाल गैस कांड हुआ था, ये पर्यावरणीय समस्या में आता है। धनबाद में कोयले की खदानों में आग लगी हुई है, पर्यावरणीय समस्या में आता है। ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होता है, पर्यावरणीय समस्या में आता है। अब वैश्वीकरण के कारण में उन्नत प्रौद्योगिकी एवं विश्वव्यापी जुड़ाव। देखिए आजकल प्रौद्योगिकी मतलब तकनीकी, अब तकनीकी जो है कितनी तेज हो गई है कि अपन एक जगह बैठे हुए संसार के किसी भी कोने से बात कर सकते हैं, किसी भी कोने से संपर्क कर सकते हैं। पहले क्या ऐसा संभव था? पहले ऐसा संभव नहीं था। तो विश्वव्यापी जुड़ाव है, हमारे विचार दूसरी जगह पहुंच सकते हैं, दूसरे के विचार हमारे पास तक आ सकते हैं, क्योंकि प्रौद्योगिकी जो है अपने पास बहुत तेज है ना। आजकल देखिए पहले टेलीफोन हुआ करता था, टेलीफोन के बाद मोबाइल आया, अब एंड्रॉइड मोबाइल आ गया, अब एप्पल मोबाइल आ गया। आप जो चाहें, जिस देश में चाहें, जहां चाहें वहां अपना संपर्क कर सकते हैं, अपने वीडियो पहुंचा सकते हैं, लिखित मैसेज पहुंचा सकते हैं। इसके बाद कंप्यूटर आ गया, कंप्यूटर से काम होगा। दूसरा पूंजी वस्तुओं की आवाजाही, धन भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से आ जाता है। वस्तु की आवाजाही भी हवाई जहाज से भी हो जाती है, सड़क रास्ते भी होती है, जल के रास्ते भी होती है ना। संचार तकनीक में क्रांति, संचार की तकनीकी में बहुत क्रांति आई। संचार की तकनीक में क्रांति से धंधे को बढ़ावा मिला। किसी भी एक घटना का विश्व के सभी देशों पर प्रभाव, अगर कोई भी एक घटना कहीं घटित होती है तो पूरे संसार में उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे भोपाल की गैस जो फटी तो इसका पूरे संसार पे प्रभाव पड़ा, इसका सब लोगों ने ध्यान इस पर आकर्षित हुआ। अब
महामारी कोरोना वायरस आया, जब चाइना से चालू हुआ तो सबको मालूम था, लोगों ने अपना इंतजाम करना चालू कर दिया। अपन ने पहले से लॉकडाउन किया तो उसका फायदा अपन को मिल रहा है कि यहाँ पे कम है। जिन्होंने नहीं किया वो भुगत रहे हैं उस बात को, उनको तकलीफ महसूस हो रही है ना। तो विश्व की किसी भी जगह घटना घटती है तो दूसरी जगह पे उसका प्रभाव पड़ता है। अब इसके आयाम में इसके 3 प्रकार के आयाम होते हैं। एक को बोलते हैं राजनीतिक आयाम, एक को बोलते हैं आर्थिक आयाम, एक को बोलते हैं सांस्कृतिक आयाम। राजनीतिक आयाम में आते हैं लोक कल्याणकारी राज्य, ऐसा राज्य जहां पर जनता के भले के लिए, जनता के आराम के लिए, जनता की सुविधा के लिए ज्यादा काम किया जाए, जिसमें जनता का भी ख्याल हो, जानवरों का भी ख्याल हो, पर्यावरण का भी ख्याल हो, ऐसे राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं। ऐसे राज्य में क्या होता है, सरकार का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, कम से कम होता है ना। दूसरा है आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम होता है मुक्त अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था मतलब किसी उससे कारण से मुक्त होना चाहिए, खुलेपन होना चाहिए इसमें। जैसे एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनीज, जैसे कोको कोला, पेप्सी, है ना, विप्रो आदि, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसके बाद है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, ये पैसे का फ्लो करने के लिए गरीब देशों को धंधा करने के लिए लंबे समय के लिए लोन देते हैं, जिससे कि ये अपने देश का विकास कर सकें, देश की गरीबी दूर कर सकें। तीसरे नंबर पर सांस्कृतिक आयाम, खान पान। जब दूसरे देश से लोग आएंगे तो उनके जो खान पान की आदत जो है अपने देश में ही विकसित होगी ना। अभी बर्गर, पिज्जा अपने देश में नहीं है, ये बाहर के हैं, लेकिन अब हिंदुस्तान में इतने पॉपुलर हो गए कि हर आदमी बर्गर और पिज्जा खाना चाहता है। वेशभूषा, पहले हिंदुस्तान के लोग धोती कुर्ता पहनते थे, आज अपन कोट पैंट टाई पहनते हैं। कोट पैंट टाई हिंदुस्तान का वेशभूषा नहीं है, ये तो पश्चिम की वेशभूषा है ना। भाषा, जब एक देश के लोग दूसरे देश में जाएंगे, दूसरे देश के लोग अपने देश में आएंगे तो उनकी भाषा का असर अपने आप ही पड़ेगा, है ना। वैश्वीकरण के 2 तरह के प्रभाव होते हैं। एक प्रभाव को बोलते हैं सकारात्मक प्रभाव, मतलब जिससे लाभ होता है ना, ऐसे प्रभाव को बोलते हैं सकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव में वैश्वीकरण का राज्यों के पास आधुनिक प्रौद्योगिकी मौजूद है। अब भाई वैश्वीकरण हुआ तो देशों के पास क्या हुआ, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उनके पास उपलब्ध हो गई, उनके पास नहीं दूसरे देशों से आयात कर लेते हैं। इस प्रौद्योगिकी के सहारे राज्यों के लिए अपने नागरिकों को सूचना एकत्रित करना सरल बना दिया है। अपन आसानी से सूचनाओं को इकट्ठा कर सकते हैं, नागरिकों को लेटेस्ट जानकारी उपलब्ध हो जाती है। वैश्वीकरण से आर्थिक समृद्धि बढ़ती है। अब वैश्वीकरण अगर है तो देश की जो धंधा जब होगा तो देश की पैसा देश में आएगा, देश को पैसा प्राप्त होगा, आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। खुलेपन की नीति से व्यापार वाणिज्य में वृद्धि होती है। अगर नीति खुलेपन की होगी, इंस्पेक्टर राज नहीं होगा, बार बार व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा, तो धंधा बढ़ेगा, देश में आर्थिक प्रगति होगी। व्यापार में हो रही वृद्धि से हर देश को बेहतर कर दिखाने का मौका मिलता है। जब व्यापार में वृद्धि होगी तो हर देश अच्छा से अच्छा काम करेगा, क्योंकि उसे व्यापार में वृद्धि करना है। जब व्यापार में वृद्धि करेगा तो पैसा उपलब्ध होगा। आज दुनिया के विभिन्न लोगों के पास उपभोक्ता रूप में बेहतर विकल्प उपलब्ध है। देखिए, आज हिंदुस्तान की तरफ संसार के सभी देश बेहतर बाजार के रूप में देखते हैं, हिंदुस्तान से दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की जनसंख्या ज्यादा है, यहाँ का मार्केट बड़ा है। हर देश हिंदुस्तान से मित्रता करना चाहता है, उससे धंधा करना चाहता है, क्योंकि उसको यहाँ पे बेहतर बाजार उपलब्ध है, अच्छा सामान बिकेगा, क्योंकि जनसंख्या ज्यादा है ना। रोजगार के देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अवसर है। अरे भाई, अपन टेक्नोलॉजी में अगर आगे रहेंगे, अपने यहाँ के इंजीनियर, अपने यहाँ के डॉक्टर विदेशों में काफी, नासा में लगभग 40% भारतीय इंजीनियर हैं, अमेरिका में लगभग 40% भारतीय डॉक्टर हैं, ऐसा आंकड़े बताते हैं। तो अपने पास नई जानकारी है, नई तकनीकी है, तो अपने यहाँ के लोग बड़े मेहनती हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन के तहत उनको बाहर भी काम करने का अवसर प्रदान होता है। यही नहीं कि देश में काम करे, देश के बाहर भी उनको काम उपलब्ध हो जाता है। अब जिस चीज के कुछ फायदे होते हैं, उस चीज के कुछ नुकसान भी होते हैं। सही है कि नहीं? फायदे हैं तो नुकसान होंगे। अब ग्लोबलाइजेशन के नकारात्मक प्रभाव या ग्लोबलाइजेशन से नुकसान, अब नुकसान क्या होंगे देखिए।
गला काट प्रतियोगिता का विकसित होना। अब बहुत सारी कंपनियां एक ही चीज में आ जाएंगी तो आपको पसंद करने के लिए बहुत सारा सामान उपलब्ध होगा। जैसे मोबाइल की कितनी कंपनियां उपलब्ध हैं, हर रेंज में मोबाइल उपलब्ध है। आपके पास जितना पैसा हो, आप जितना एफर्ट कर सकते हैं वो मोबाइल आप परचेज कर सकते हैं। टेलीविजन कितने प्रकार के आते हैं, आप जो पसंद करें वो ले लीजिए। आपके पास पैसा होना चाहिए जेब में, बाइंग कैपेसिटी आपकी है, आप खरीद सकते हैं। बाजार के अंदर तो उपलब्ध। तो गला काट प्रतियोगिता है क्योंकि एक ही चीज के ऊपर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। तो आदमी को चाहिए बेहतर चीज और कीमत चाहिए उसको कम। अब कम कीमत में आप बाजार में जाइए तो थोड़े थोड़े अंतर में अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी की चीजें मिल जाएंगी। तो आदमी वो अच्छी टेक्नोलॉजी की चीजें पसंद करता है। इसलिए गला काट प्रतियोगिता, अगर वो कंपनी अच्छी सामान नहीं रखेगी तो बैठ जाएगी। इसलिए वो उनको क्वालिटी बना के रखना, नई टेक्नोलॉजी से अपडेट होना बहुत जरूरी है। जब भी वो कंपनी आगे सर्वाइव कर पाएगी, आगे चल पाएगी। विश्वव्यापी पूंजीवाद का एक ऐसा रूप है जो धनिक और संपन्न लोगों को और अधिक समृद्धि में वृद्धि तथा गरीब वर्ग को और अधिक गरीब बना रहा है। देखो साहब, ये स्थिति सीधी विश्वव्यापी पूंजीवाद में गरीब तो और गरीब हो रहा है और पैसे वाला और अधिक पैसे वाला हो रहा है। ये आप बाजार में देखिए, ऐसा बिल्कुल सही बात है। पैसे वाला, उसके बाद पूंजी उपलब्ध है तो वो अधिक से अधिक धंधा करता है, धंधा करता है उसको लाभ होता है, वो और पैसे वाला हो जाता है। और गरीब जिसके पास पूंजी पैसा नहीं है तो वो और गरीब होता जा रहा है। अमेरिकी अगुवाई में चल रहे इस वैश्वीकरण में अमेरिकी संस्कृति वर्चस्व को बढ़ावा दिया। इसे पश्चिम का अंधानुकरण भी कहते हैं। अब ज्यादातर जो है खुलापन ज्यादा हो गया। तो अभी आप बाजार में देखें, आपको नए नए डिजाइन के वस्त्र, नए डिजाइन के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स देखने को मिलेंगे जो आपको पसंद है या नहीं। पर नई पीढ़ी को तो वही पसंद है, नई पीढ़ी उन्हीं को लेना पसंद करती है, पुरानी चीज को लेना पसंद नहीं करती है। अब इसे पश्चिम का अंधानुकरण कहा जाएगा क्योंकि वो अपने देश की संस्कृति के बारे में विशेष ध्यान नहीं देते हैं। अगला है उपभोक्ता व बाजारवाद की प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो सामान का उपयोग करता है उसे कहते हैं उपभोक्ता, और जो बनाता है उसे बोलते हैं उत्पादक। तो उपभोक्ता व बाजारवाद की प्रवृत्ति को बड़ा मिलता। देखिए, हर चीज के ऊपर आपको, हर छोटे आदमी के पास जिसकी क्षमता आज की तारीख में मोटरसाइकिल खरीदने की नहीं है, लेकिन बैंक उसको कार के लिए लोन दे रही है, तो हर आदमी तरक्की करना चाहता है। तो वो क्यों मोटरसाइकिल से चलेगा, वो कार से चलना पसंद करेगा। वो लोन लेके क्या लेता है? कार लेता है, मकान के लिए लोन मिल जाता है और फिर बाद में परेशान होता है क्योंकि वो दोनों की किस्तें आसानी से बैंक की चुका नहीं पाता। तो वो बाद में बहुत परेशानी अनुभव करता है। बाद में कई बार तो दुखद घटनाएं भी सुनने को मिलती हैं क्योंकि वो जो है उपभोक्तावाद की तरफ बढ़ जाता है, समझते नहीं। तो ये उसको सोचना चाहिए कि अपनी इनकम कितनी है, अपन उससे क्या काम कर सकते हैं, उस पर ध्यान नहीं देता। वो बैंक के लोन दे रही है, उस लोन का उपयोग करके वो अच्छी से गाड़ी, नई लेटेस्ट गाड़ी खरीदना चाहता है। अगला है वैश्वीकरण की आवश्यकता। संतुलन की स्थापना, वैश्वीकरण से संतुलन की स्थापना की जाती है, जिसे गरीबी और अमीरी के बीच का गैप कम हो। पर्यावरण का संरक्षण, वैश्वीकरण में अपन वनों के ऊपर भी बहुत सारे उद्योग हैं। अपन संरक्षण, पर्यावरण का संरक्षण करते हैं जिससे कि कार्बन का उत्सर्जन कम हो। फैक्ट्रियों में ऐसे यंत्र लगाए जाते हैं जिससे कि पर्यावरण बचे। पानी को सीधे नदियों में नहीं डालते हैं, पहले गड्ढों में पानी को ट्रीट किया जाता है, इसके बाद नदियों में छोड़ा जाता है जिससे कि जल प्रदूषण ना हो, पर्यावरण प्रदूषण ना हो। ध्वनि प्रदूषण के लिए नई मशीनें आई हैं जिनमें बेरिंगों के प्रयोग ज्यादा होते हैं, जिससे मशीनों में तो आवाज कम होगी। तो ये पर्यावरण संरक्षण में काम आता है। इसके बाद अगला है स्वास्थ्य में सुधार। मजदूरों की शर्तों में उनके स्वास्थ्य का लगातार परीक्षण करना, नई नई दवाइयों का इजाद करना, बीमारियों के बारे में, बीमार ना हो तो अच्छे फूड की तैयारी करना, तो इससे स्वास्थ्य में सुधार होता है। सुदृढ़ अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण के कारण जब अच्छी कंपनियां अपने देश में आयात और निर्यात बढ़ जाता है, अपन क्या है आयात जो है कम करें और निर्यात ज्यादा करें तो अपनी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती है। तो अपन वैश्वीकरण के कारण से अपने सामान को आसानी से अच्छी क्वालिटी का सामान बनाए, उसको दूसरे देशों में बेच सकते हैं। बेचेंगे तो अपने को अर्थव्यवस्था जितना बेचेंगे उतना फायदा होगा अपन को, है ना। तो ये मैंने ये पाठ पढ़ाया। अब इसमें आपको क्या एक बार वो बताऊं कि इसमें काम आपका हो जाएगा। अब इसमें कुछ प्रश्न बताता हूं मैं आपको, करेंगे। नंबर 1, अगले उसमें अपन जब अगले पीरियड में मिलेंगे तो मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर बताऊंगा। उन प्रश्नों के उत्तर आप मेरे
उत्तर से मिलाना, अगर उसमें सही हो तो उसको सही करना, गलत हो उसमें सुधार कर लेना। ठीक है, चलो लिखिए, एक प्रश्न लिखेंगे, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। दोबारा बोलता हूं, वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए। प्रश्न नंबर 2, वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? वैश्वीकरण के क्या लाभ हैं? तीसरा है, वैश्वीकरण से क्या हानियां हैं? अगला है, वैश्वीकरण के उद्देश्य बताइए। दोबारा, वैश्वीकरण के उद्देश्य बताइए। अगला है, वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। वैश्वीकरण की विशेषताएं लिखिए। आप कर लेंगे। देखिए, फालतू घर के बाहर नहीं निकलना है। कोविड-19 जानलेवा बीमारी है, अपन को इसके साथ डर के नहीं, होशियारी से चलना है। बिना काम के घर के बाहर ना निकलें, हाथों को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। भीड़ वाली जगहों में जाने से बचें। इस बात का ख्याल रखें बच्चों, जब आप स्वस्थ होंगे तो आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपका परिवार स्वस्थ होगा तो देश स्वस्थ होगा, है ना। थैंक यू, अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार।